वाह, क्या आईपीओ है। रचित सर, आपको थोड़ा सा ब्रीदर देंगे। आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं बातचीत करने के लिए नंबर्स को लेकर। और जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं वो खास तौर से अपने आईपीओ को लेकर या शुरुआती जो नंबर्स आ रहे हैं उनको लेकर हम चर्चा करेंगे आज ही मैनेजमेंट के साथ भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज श्री सुनील कुमार पिल्लई सर मौजूद हैं, प्रमोटर एंड सीएमडी आई वैल्यू सॉल्यूशंस को लेकर। सुनील सर आज ट्रांजिट में हैं और ट्रांजिट के बावजूद भी वो हमें समय दे रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। तो जरा सुनील सर से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपको आते हुए दिखाई पड़ेगी कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो पहले जरा आईपीओ आपकी स्क्रीन पर है, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस। ये आईपीओ आज से खुला है 22 सितंबर के बीच में। करीब करीब 284 से लेकर 299 रुपए पर शेयर का इसका प्राइस बैंड है। 560 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और इसमें पूरा का पूरा जो है वो फ्रेश इशू है। और इसके अलावा जो बैंड साइज है वो आपकी स्क्रीन पर है, करीब 50 शेयर के आसपास का यहाँ पर बैंड रहेगा। 25 के अराउंड इसकी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। अब जरा सुनील सर से पहले बातचीत कर ली जाए। सुनील सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना समय हमें देने के लिए। आप ट्रांजिट में भी हमसे आज बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा, शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ को लेकर भी। तो सुनील सर, शुरुआत करूंगा कंपनी के बिजनेस के बारे में, क्योंकि कंपनी के जो जो भी मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, जो भी मैं नंबर्स देख रहा हूँ, उनके लिहाज से सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, जिसके अंदर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के अंदर हो, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। तो आप ही समझाइए कंपनी का बेसिक कामकाज क्या है और इसको एक आम आदमी कैसे समझे। सुमित जी नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस कॉल। सॉरी, मैं रास्ते में हूँ, टैक्सी में हूँ, अभी एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट से जस्ट निकला हूँ ऑफिस की तरफ। अगर समझो इन बिटवीन अगर सिग्नल थोड़ा पैची हुआ तो प्लीज माफी चाहता हूँ इन एडवांस। To tell you about iValue, we are in the what you call technology space. iValue is known as a technology aggregator. अगर मैं आपको सिंपल तरीके से समझाऊं तो आज द एंटायर इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय एप्लीकेशंस। अगर आप देखेंगे कि सारा कुछ अब हमारे कंफर्ट ऑफ द ड्राइंग रूम में आ चुका है, पैंट्री ड्राइंग रूम में है। बैंकिंग जो हम करते हैं ब्रांच के साथ, वो भी हम ड्राइंग रूम से कर सकते हैं हमारे कंफर्ट के हिसाब से। आपको टिकट बुक करना है या आपको खाना ऑर्डर करना है या जो भी कुछ करना है, आपको एक मूवी टिकट बुक करना है, ये सारा कुछ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज रनिंग ऑन योर हैंडल डिवाइसेस। तो अगर आप देखेंगे सारे लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर्स जो है आज की तारीख में आर यूजिंग डिजिटल मेथड्स और दे आर टेकिंग द डिजिटल पाथ टू डू एन आउटरीच टू देयर कस्टमर्स। every customer is serving some customers or the other, that you agree. And if you notice, all these technologies is been enabled because of the application that is the core of every customers today. हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशन बनाते भी है। देयर आर एप्लीकेशन वेंडर्स जो एप्लीकेशन बनाते हैं, जो दिग्गज बड़े सिस्टम इंटीग्रेटर्स होते हैं, वो एप्लीकेशन बनाते हैं, वो फोकस करते हैं एप्लीकेशन का फीचर्स, फंक्शंस, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और वो सस्टेन करते हैं। हम क्या करते हैं, हम उसको रिंग फेंस करते हैं एप्लीकेशन को, या उसको रैप अराउंड करते हैं विद द टेक्नोलॉजीज दैट वी रिप्रेजेंट टू ensure that the application has a seamless performance, वो 24/7 अवेलेबल हो आप लोगों के लिए, वो स्केलेबल हो, so that अगर समझो कोल्ड प्ले जैसा कॉन्सेप्ट में अगर समझो there's a surge in the traffic, तो application should expand and reduce also based on the surge of traffic. Those technologies plus the last and not the least, the security solutions. So we are the technology aggregator for all the solutions for an application to run, give you a seamless experience which we all are facing today in a nice way. Okay. तो सुनील सर, जो मतलब दो प्रोमिनेंट सेक्टर्स जिसमें आपकी प्रेजेंस है, उसमें एक साइबर सिक्योरिटी, रफली 50% के आसपास का रेवेन्यू आप वहां से उठाते हो, और दूसरा डेटा सेंटर 17% के आसपास का रेवेन्यू उधर से भी आता है। और ये दोनों इस समय की सिचुएशन में बहुत ज्यादा रेलेवेंट दिखाई पड़ रहा है। सो इनकी क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप कैप्चर कर रहे हो, वन, और बाकी जो दो सेगमेंट है आईएलएम एंड एएलएम, उसके बारे में कुछ डिटेल दे पाओ आप तो। हाँ सुमित जी, देखिए ये साइबर सिक्योरिटी जो है ये हैज बीन रेलेवेंट इन द मार्केट फॉर लास्ट अबाउट 20 years।
इसका रेलेवेंस अभी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्केप ऑफ थ्रेट दैट हैज चेंज्ड। सी द लैंडस्केप ऑफ थ्रेट आल्सो हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए अभी साइबर सिक्योरिटी को ज्यादा मायने मिल रहा है अभी इस माहौल में। हैविंग सेड दैट, हमारा जो बुनियाद है करियर का हमारे आई वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्टार्ट हुआ है साइबर सिक्योरिटी से। तो दैट हैज बीन द फाउंडेशन स्टोन फॉर ऑल ऑफ, where stepping stone where cyber security has been the foundation for us। वहां से फिर हम इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट चले गए, वहां से फिर डेटा सेंटर। सो व्हाट वी हैव डन इज दैट वी हैव डाइवर्सिफाइड आवर ग्रोथ in multiple areas rather than only sticking with cyber security while it is the highest relevance today. So having given that the cyber security, we have been growing at about close to 20-22% CAGR for the last about close to 5-6 years, and we believe that we consider ourselves to be sustaining that, and we will be able to maintain that growth over a period of time. And besides that, we believe that we will be able to maintain a 25% CAGR on our bottom line growth going forward. Okay. तो सुनील सर, जो नंबर्स में देख रहा था पहले 5 साल यानी 21 से लेके 24% जो CAGR थी, उसके कंपैरिजन में 24 से लेके 30% की CAGR को आप बहुत स्ट्रांग देख रहे हो। सो पोस्ट कोविड पिकअप तो आया है, अब यहां से और स्ट्रांग पिकअप की उम्मीद लगाए हम? और सुमित जी, हमारा हम जो स्पेस में खेलते हैं या जिस स्पेस में हम बिजनेस करते हैं, इफ यू नोटिस, वी आर नॉट ए जनरलिस्ट, वी आर स्पेशलाइज्ड इन दीज 4 एरिया, दैट इज द साइबर सिक्योरिटी, द ILM, ALM, DCI एंड द क्लाउड स्पेस, विच इज द हाई रेलेवेंस एरिया। और अगर आप देखेंगे ये जो ग्रोथ आ रहा है, वेदर इट इज कोविड और नॉन कोविड, इनफैक्ट कोविड बिकेम ए ग्रेट टूल, सॉरी टू मेंशन दिस वे, but the fact is that it has been an opportunity for us. So every situation that has happened in an event that has happened in the world, it has only created an opportunity for us to address those. So we see a lot of headroom, which is wide and width, that we have enough and more headroom to actually cater to the market. Okay. सुनील सर, थोड़ा सा नेटवर्क को लेकर इशू चल रहा है, लेकिन आपसे जितनी बातचीत हो पाई वो बहुत थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम आगे कभी दोबारा लिस्टिंग के बाद बातचीत फिर से करेंगे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आज अपना समय हमें देने के लिए, इस सिचुएशन में भी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ स्वरूप सर भी मौजूद हैं, उनसे जरा हम बातचीत कर ली जाए। वेंकट नागा स्वरूप सर जो एक कंपनी के CFO हैं, उनसे भी जरा चर्चा कर ली जाए, खास तौर से कंपनी के नंबर्स को लेकर भी और बाकी डिटेल्स को लेकर भी। तो स्वरूप सर से हम चर्चा करेंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जरा एक बारी वापस जो कुछ कंपनी के नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बेसिकली कंपनी के जो अगर कुछ फाइनेंशियल नंबर्स को देखा जाए तो करीब करीब ये आंकड़ा ग्रॉस सेल्स का 1811 करोड़ रुपए के आसपास था, और ये था FY 23 में। वो स्लोली एंड स्टेडली पिकअप करते करते 2400 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंच गया। EBITDA फ्रंट पर भी 83 करोड़ रुपए का EBITDA था, जो कि 114 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। मार्जिन के नंबर्स में भी 10.5% के मार्जिन थे, जो कि अब 12.5% की रेंज में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी भी 60 करोड़ के आसपास थी FY 23 में, जो कि स्लोली एंड स्टेडली बढ़ते बढ़ते रफली 85 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। सो जो नंबर्स हैं वहां पर तो एक इंप्रूवमेंट है ही, और कंसो नंबर्स में भी करीब करीब 780 करोड़ का एक इनकम का नंबर था, जो कि 923 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंचा। EBITDA भी 99 करोड़ से 114 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर भी एक अच्छा जंप है। और मुनाफा भी 71 करोड़ से रफली 85 करोड़ रुपए की रेंज में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा, तो यहाँ पर भी एक अच्छा जंप आता हुआ दिखाई पड़ा है। पोस्ट इशू होल्डिंग में जो प्रमोटर की होल्डिंग रहेगी वो IPO के बाद करीब करीब 67% की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी, और जो प्रमोटर की होल्डिंग 32% के आसपास आएगी, और पब्लिक की होल्डिंग 67% की रेंज में पहुंचते हुए दिखाई पड़ेगी। इस पूरे IPO में जो QIB का हिस्सा है वो रफली 50% के आसपास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल 15%, रिटेल 35%, और इशू साइज जो है रफली 560 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि पूरा का पूरा OFS के तौर पर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप एक मिनट से बातचीत सुन ही रहे थे। कंपनी की जो प्रेजेंस है वो बेसिकली इंडिया में है, सार्क रीजन में है, और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है, जहां पर ये प्रोमिनेंट कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 560 करोड़ रुपए के आसपास का जो पूरा फंड है वो एक OFS के तौर पर है। मेजर इन्वेस्टमेंट रैशनल के तौर पे कंपनी एक जो इंडियन एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी यानी कि IT सॉल्यूशंस है, उनके अंदर एक बड़ी ग्रोथ की उम्मीद लाकर चल रही है, और आने वाले समय में जो एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है
वहां पर भी एक अच्छे तौर पर ग्रोथ की उम्मीद लगा रहे हैं। मेजर प्रिफर्ड चॉइस के तौर पर कंपनी ओईएम साइड पर दिखाई पड़ रही है। मैनेजमेंट से हम कुछ ही देर में फिर बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ इनफैक्ट मौजूद भी है स्वरूप सर, सॉरी स्वरूप सर से हमने बातचीत किया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेंकट स्वरूप सर मौजूद भी हैं। वेंकट सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सॉरी आपसे थोड़ा डिले में ज्वाइन हुआ, लेकिन No अभी worries. जो बातचीत हो रही थी उसमें पहला पार्ट तो कंपनी के नंबर्स को लेकर था कि जो ग्रोथ का नंबर हमने पिछले कुछ समय में देखा उसने बहुत स्ट्रांगली कैप्चर किया है हाल के 1 से 2 सालों के अंदर। ऐसा क्या इनोवेशन आपने ऐड किया, पहला पार्ट। दूसरा, ये जो ओएफएस है, इस ओएफएस के बाद आपका होल्डिंग मिनिमम शेयर होल्डिंग के भी नीचे चला जाएगा। सो फर्दर जो ऑफलोडिंग है उसकी उम्मीद तो नहीं दिखाई पड़ रही। इस पे भी आप कुछ कहना चाहोगे? वेंकट सर, आप सुन पा रहे हो मुझे? जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि सर जो ग्रोथ के नंबर हमने देखे हैं लास्ट 2 साल में, वो विजावी पहले के 2 साल के अच्छी ग्रोथ के नंबर आए हैं, तो कोई नया एडिशनल मार्जिन इनहैंसमेंट आपने देखा है, पहला पार्ट। और दूसरा, क्या फर्दर कोई ओएफएस गोइंग फॉरवर्ड आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप मिनिमम शेयर होल्डिंग के नीचे निकल जाओगे? हम अपना कंपनी में लास्ट 2 इयर्स में करीबन February 23 में एक कंपनी ASPL बोल के खरीदा हमने। Because of that company, we were able to add 2 new verticals, which is data center infrastructure and ALM. ये दोनों because of the cloud and AI, which is picking up, is adding up as a very good force for us and helping us to grow faster. This Okay. data center infrastructure has helped us to grow more than 100% in this year. So this has been a growth engine for us in FY25, and it will continue to grow in the as a growth engine for us in future as well. ओके, एक और चीज सर कि आरओई और मार्जिन के लिहाज से एक स्टेबल नंबर देख रहे हैं। आरओई पिछले 3 साल में बहुत स्ट्रांगली जंप करा है, 15% के सामने करीब करीब 23% के आरओई से आप लोग ग्रो कर रहे हो। और दूसरा, ईबिटा मार्जिन भी करीब करीब 10% के सामने 12.5% पे आ गया। सो जो स्टेबल मार्जिन है वो हम कहां पर लेकर चले? क्या ये 12-12.5% का मार्जिन स्टेबल मार्जिन है, और आरओई का नंबर आगे कैसे मेंटेन करोगे आप? While I can't give you the exact numbers of future projections, what I can say is like this. With growing focus on services, with growing focus on multi-stack deals, with growing focus on our entire COE and all other aspects where the clients are seeing value, we believe that our margins will only go up, if not be steady. ओके। और सर अगर सेगमेंटल वाइज देखा जाए तो तीनों या चारों में से कौन से सेगमेंट में आपके हाईएस्ट साइड पे मार्जिन आपको दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में इधर आईएलएम में, डेटा सेंटर में या एएलएम में कौन सा अच्छा मार्जिन रहता है? क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम तो आता है साइबर से, क्या मार्जिन भी वही से आता है? हम अपने क्लाइंट्स को एक सॉल्यूशन बेचते हैं। This solution is across all the verticals. It need not be in one vertical to another vertical. Hence हमारा margins across all verticals uniform होता है। लेकिन हमारा margins है deal to deal basis negotiate करके होता है, because of which it is always uniform. तो अच्छा, लास्टली सर, क्योंकि कंपनी ये पूरा का पूरा जो आईपीओ है ओएफएस है, सो अभी कंपनी का खुद का कैश सिचुएशन किस तरह का है? क्या आपके खुद की कैश वर्किंग में यू नीड सम मनी एक्सपेंशन के लिए, या आपके पास एक बढ़िया कैश फ्लो जनरेट हो रहा है वहां पे? हमारा कंपनी में as of 31st March 2025 we have around लगभग 168 crores of cash. In addition to that, we have a debt of around 42 crores, which means that I have a net cash of 125 crores. This 125 crores plus the fact that the company has been generating cash flow from operations helps us to fund the company's growth at least for the next 3 to 5 years in an organic way. We are not looking at for any what you call as primary capital. Also, हमारा डेट टू इक्विटी है बहुत कम है। हमारा नेटवर्थ है 450 करोड़ है, लेकिन हमारा डेट है, बोरोइंग है 40 करोड़ है, which means that I have a great room to expand and grow. और तीसरा पॉइंट है OFS का. While this is the OFS which we are talking here,
bulk of the entire OFS is going to the private equity investor who has invested in us in 2019. So Okay. they are taking bulk of the money. Financial investor है, exit चाहता है, 6 साल 7 साल के बाद उसको exit मिल रहा है, and he is moving ahead. The total promoters and the existing or the founding team members holding even after the OFS is more than 56%. That Hmm. gives us a comfort and control that OFS के बाद भी it is not a significant dilution of the promoters and the founding team members of iValue. अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए वेंकट सर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आईपीओ के लिए, बढ़िया नंबर्स के लिए, और उम्मीद करते हैं जल्दी अच्छी लिस्टिंग भी होगी और आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए और अपना समय में देने के लिए। Thank you for time. तो अब रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर, आपने अभी अभी सुना मैनेजमेंट को आई वैल्यू की, अगर आप कुछ गैदर कर पाए तो क्या व्यू रखते हो आप इसके ऊपर? सर देखिए, जब आपका पूरी कमेंट्री चल रही थी एंड वेरी फ्रैंकली मतलब मैं समझ गया कि आज देवर ट्रैवलिंग, दैट इज द रीजन ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वरना 2 बजते से ही मैं सोच रहा था आज कौन से मैनेजमेंट है जिनको ऐसे सुनने का मौका मिलेगा। बट सर मैं इसके बारे में पूरा पढ़ा अभी, और कुछ कुछ पॉजिटिव्स हैं जो एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने को मिल रहे हैं। कि एक तो जितना मैं अपनी रीडिंग से गैदर कर पाया कि ये डेट फ्री कंपनी है और एसेट लाइट मॉडल है। जिस तरीके से इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 28% है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में भी थोड़ा सा हायर साइड है। इनके लिए थोड़ा सा एक कंसर्निंग फैक्टर जो मैं देख पा रहा हूँ, डायरेक्ट पीयर कंपैरिजन मेरे को देखने को नहीं मिला कोई और कंपनी से। पी रेशियो थोड़ा सा अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखूं थोड़ा सा हायर लग रहा है, बट दैट विल एक्चुअली नॉट डेटर मी फ्रॉम गोइंग अहेड, क्योंकि इनका जो एक बिजनेस का एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी, और सर जिस तरीके से गवर्नमेंट का भी पूरा एक की एरिया ऑफ इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी, और हम लोग भी अपने बिजनेसेस में आप देखें साइबर सिक्योरिटी में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई मत करिएगा। बट हाँ, अगर आप इसमें बने रह सकते हैं लंबे समय के लिए, दिस कैन बी अ पर्टिकुलर काउंटर जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। एक फ्रेश स्टोरी ब्रू हो रही है और आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लिस्टिंग गेन इतने ज्यादा आपको अट्रैक्टिव नहीं देगा क्योंकि वैल्यूएशन थोड़े से हायर साइड लग रहे हैं, तो छोटा मोटा आपको लिस्टिंग गेन मिल जाए। बट अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी स्टोरी है जो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है।